हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। आप कहीं भी हो, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस जनरल नॉलेज विल हेल्प यू एवरीवेयर इन योर लाइफ। किसी न किसी वे में ये आपको हेल्प करेगा ही। चलिए हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक किलिंग कर्व, नॉट किलिंग, दिस इज कीलिंग कर्व। ठीक है, किलिंग कर्व क्या है? डू यू नो व्हाट इज किलिंग कर्व? किलिंग कर्व एक्चुअली में क्या है कि एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पर है पता होगा आप लोगों को, हवाई आइलैंड में मौना लोआ एक्टिव वोल्केनो, मौना लोआ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो हवाई आइलैंड में। तो वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है। ठीक है, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी, मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी MLO। तो उसका काम है टू प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रेजेंट, सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेडिक्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट एटमॉस्फेरिक CO2 दिस किलिंग कर्व इज प्रिपेयर्ड बाय दिस MLO ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये MLO क्या रिकॉर्ड करती है? इट रिकॉर्ड्स atmospheric CO2. It records what? Atmospheric CO2. And what is Mauna Loa? It is present in Hawaii Island में present है, and it is world's largest active volcano. ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि MLO का क्या काम है। बेसिकली MLO का क्या काम है वो बाद में जानिए। इट इज़ रिलेटेड टू MLO ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेटरी एंड इट रिकॉर्ड्स व्हाट, एटमॉस्फेयर में कितना CO2 प्रेजेंट है। तो किलिंग कर्व आए, अगर मैच द फॉलोइंग 2-4 कर्व हो, किलिंग कर्व हो, सामने में एटमॉस्फेरिक CO2 हो, तो इट शुड बी मैच्ड विद दिस। ठीक है, तो ये किलिंग कर्व एटमॉस्फेरिक CO2, इतना याद रखिएगा, किलिंग कर्व एटमॉस्फेरिक CO2। मौना लोआ के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव वोल्केनो है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीनियम का नाम सुनो? ग्रीनियम सुने हो? बताइए, ग्रीनियम आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ, यू माइट हैव हर्ड ऑफ ग्रीनियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करो, इसका संधि विच्छेद करो, तो क्या निकल कर आएगा? ग्रीन प्रीमियम। और इसको अगर लेमैन टर्म में समझना हो, सो व्हाट कुड वी अंडरस्टैंड, क्या समझ सकते हैं हम लोग? वी कुड अंडरस्टैंड एज इफ कि मान के चलो कि अगर आप सपोज कि प्रोड्यूस सम ऑब्जेक्ट्स without using any kind of fossil fuels, so they must have higher input cost as compared to those products in which fossil fuels are being used। समझ रहे हो ना? तो अगर आप अब कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो कि ये क्लेम कर रही है कि भाई ये ग्रीन प्रोडक्ट है, बिना फॉसिल फ्यूल इनपुट लगाए हुए इसको प्रिपेयर्ड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, चूँकि ग्रीन एनर्जी का कॉस्ट ज़्यादा है अभी, तो अब इन ऑर्डर टू परचेज दैट वी हैव टू पे एक्स्ट्रा। अगर आप कोई ग्रीन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके लिए हम अपन को महंगा थोड़ा पे करना पड़ेगा ना। सपोज करो ना, कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में आ रही है, फॉसिल फ्यूल से बना हुआ, आप कोई वही सेम प्रोडक्ट ग्रीन प्रोडक्ट क्लेम कर रही है, वो 200-300 की आ रही, तो हमें 200-300 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है क्योंकि वो ग्रीन। तो उसी जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, या फिर अगर इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है
फॉर लोअर काइंड ऑफ उनको रिटर्न मिलेगा, उनको पता है, बट वो कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो उसी को कहते हैं ग्रीन प्रीमियम। ठीक है, ग्रीन प्रीमियम समझ में आ गया। एडिशनल कॉस्ट consumer, you can say investor, has to bear for a product manufactured without using fossil fuel। समझ में आया? जो कंज्यूमर अपन लोग है कि इन्वेस्टर जो है, उनको एक प्रोडक्ट पे जो भी एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है ग्रीन प्रोडक्ट के लिए, उसी को ग्रीन प्रीमियम कहते हैं। बस फील लेना है, जो भी न्यू वर्ड है उनका फील लेना है, और आप बेस्ड ऑन दैट फीलिंग आप कर दोगे सॉल्व। ठीक है। हाँ, अब हम लोग कार्बन, आपने कभी ना कभी इस साल की न्यूज़ में तो डेफिनेटली सुना होगा टील कार्बन के बारे में। टील कार्बन, चलिए कार्बन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, टील के बारे में कभी सुना? टील इज अ कलर, इज अ काइंड ऑफ कलर है एक तरीके से। ठीक है, तो टील कार्बन वो कार्बन है विच इज स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर लेक्स, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो ये वैसा कार्बन है, कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, ये याद रखिएगा। जो कार्बन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर है उस कार्बन को टील कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टील कार्बन। नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, तो यही कीवर्ड है, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो टील कार्बन समझ में आ गया हम लोगों को। अभी एक्चुअली में ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी हैज़ बिन टेकिंग प्लेस इन केवलादेव नेशनल पार्क। इसके रिगार्डिंग स्टडी अभी चल रहा है, टील कार्बन के रिगार्डिंग स्टडी चल रहा है अभी अपना। भारत का पहला टील कार्बन का स्टडी कहाँ चल रहा है? केवलादेव नेशनल पार्क में, केवलादेव नेशनल पार्क में। तो केवलादेव, इसके रिगार्डिंग स्टडी कहाँ पे चल रहा है? केवलादेव नेशनल पार्क में। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं you might have seen, you must have seen Kevladev National Park. So tell me in the comment section where it is located. Where is it located? Kevladev National Park कौन से स्टेट में है? And tell me something special about it. कुछ इसके बारे में एक आध कैरेक्टरिस्टिक भी बताइए, कहाँ सिचुएटेड है वो भी बताइए। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में आप लोग भी थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होइए। And one more thing that I would like to say is that कि I know कि many people are not watching full video and अभी उतना रीच भी नहीं है अपने चैनल का, but I'll say you guys कि अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आने वाले 2-3-4 साल बाद भी अगर आप देख रहे हो, तो ये वीडियो की रेलिवेंसी उस समय भी उतनी ही रहेगी जितना कि आज है। ठीक है, तो रेलिवेंसी वहीं रहेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट को समझना है वो तो समझना ही है। फिर हो सकता है आने वाले समय में कमेंट हो कि भैया जी सही बोल रहे थे आप। ठीक है आइए चलिए अदर टाइप्स ऑफ कार्बन देखते हैं। और भी देखिए इम्पॉर्टेंट है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। टील कार्बन हम लोगों ने देखा, कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। पर्पल कार्बन क्या है? जो कार्बन स्टोर्ड होता है, कार्बन स्टोर्ड इन एयर एटमॉस्फेयर में जो स्टोर होता है, या फिर इंडस्ट्रियल इमिशंस, इंडस्ट्री से जो इमिट होता है उसमें जो कार्बन स्टोर्ड होता है, इंडस्ट्रियल इमिशंस में, एयर्स में, वो भी पर्पल कार्बन कहलाते हैं, ठीक है।
पर्पल कार्बन के बाद आइए वी विल सी ग्रीन कार्बन। तो ग्रीन कार्बन विच इज कैप्चर्ड इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल ट्रीज वगैरह, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह में पेड़ पौधा विच इज ग्रीन, उसमें जो कार्बन स्टोर होता है सर वो कार्बन ग्रीन कार्बन कहलाते हैं। एटमॉस्फेयर में जो है इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से जो कार्बन एटमॉस्फेयर में है वो पर्पल। नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में जो कार्बन है बोलिए टील कार्बन। ब्लैक कार्बन ऑब्वियसली आप गैस कर लोगे, ब्लैक कार्बन बताइए। ब्लैक कार्बन जो कार्बन एमिट होता है किससे, फॉसिल फ्यूल से। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो आया था किसके रिगार्डिंग, फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग। तो फॉसिल फ्यूल्स में जो कार्बन स्टोर्ड होता है, जो रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच आई एम गोइंग टू राइट हेयर इज, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो अभी तक में से सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम टील कार्बन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेड कार्बन। रेड कार्बन को रेड कलर से लिखना चाहिए, रेड कार्बन। बताइए रेड कार्बन कहाँ पर है। अगर आप लोगों ने कभी भी कहीं भी हल्का सा मतलब पिक्चर देखा हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व समवेयर इन बुक्स या इंटरनेट, कि कभी कभी ग्लेशियर्स का जब मेल्टिंग होता है ना तो यू कैन सी कि रेड कलर का वो प्रोड्यूस करता है कुछ, समथिंग रेड। तो शायद रेड ब्लड वगैरह भी बोला गया है उसको, और वो न्यूज़ में भी देखा गया रेड। तो वो जो रेड कलर जो निकलता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो। ठीक है, कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। तो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स जो है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं आइस में, स्नो में, तो उससे जो कार्बन रिलीज होता है, कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन आइस एंड स्नो। तो फाइनली क्या करता है ये, टू रिड्यूस इट्स एल्बिडो। इसका एल्बिडो कम हो जाता है, रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वाइट कलर घट गया ना, वाइट कलर कम हो गया तो एल्बिडो कम हो गया, रिफ्लेक्टिविटी कम हो गई। चूंकि अब क्या आ गया, रेड कलर आ गया। तो रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है, तो उस ग्लेशियर्स में, उस आइस में, स्नो में जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है उसकी वजह से। तो कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आइस एंड स्नो, एंड फाइनली इट एज अ रिजल्ट इट्स एल्बिडो गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो रेड कार्बन तो याद रखिएगा सर, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स की वजह से होता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन फ्रेम हो सकता है कि इसकी वजह से, उसकी वजह से। अगर आपको याद है बायोलॉजिकल पार्टिकल्स की वजह से तो फिर आप सॉल्व कर ले जाओगे। ग्रे कार्बन होता वही जो पर्पल कार्बन था इंडस्ट्रियल एमिशन से, ग्रे कार्बन भी इंडस्ट्रियल एमिशन से। आई डोंट थिंक कि इसको भी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रे कार्बन भी चलिए लिख देते हैं, ग्रे कार्बन भी इंडस्ट्रियल एमिशन से। ठीक है, ग्रे कार्बन भी इंडस्ट्रियल एमिशन से। ठीक है, ग्रे कार्बन भी इंडस्ट्रियल एमिशन से। अच्छा, हर एक फ्यू डेज मतलब इन अ वीक you will be able to see कि there will be some articles in the newspaper, there would be some articles in the newspaper which is somewhat related to climate change। कभी ना कभी हफ्ते में 10 दिन में पेपर में किसी ना कोई एक आर्टिकल विल बी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो मतलब अभी जो एकदम ग्रोइंग कंसर्न जो है अपना क्लाइमेट चेंज, कोई भी समिट वगैरह होता है तो क्लाइमेट चेंज पर तो बात होना ही है, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, और जो कि ज़रूरी भी है अपने लिए। तो अब जो इंजीनियर होंगे वो कैसे सोचेंगे, अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का बताइए।
तो सुनने को आया होगा कि द इफेक्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो सबसे काइंड ऑफ डेंजरस इम्पैक्ट या पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ, थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस। तो आइस वगैरह पिघल रहा है, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, यही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस का ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, यही सब इसके इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इंजीनियर सोचे कि अच्छा ठीक है, क्लाइमेट चेंज को तो अपन नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ को तो रोक सकते हैं। चलो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा हो, डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज। इसको तो कम कर सकते हैं ना, जुगाड़, कुछ जुगाड़ लगाकर सी लेवल जो बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। मेल्टिंग को कम मतलब ख़त्म नहीं, कम से कम रिड्यूस तो कर सकते हैं, उसके रेट को तो कम कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग बुद्धि लगा इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसके फ्लो को रिड्यूस करने के लिए, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या इंजीनियरिंग लगाया गया, उसको कहते हैं हम लोग ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। तो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग में क्या है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मेल्टिंग हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, समहाउ उसको क्या करना है, उसके सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट सिस्टम को डेलिबरेटली मॉडिफाई करना है। मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग ऑफ ग्लेशियर। समझ रहे हो ना, ग्लेशियर के अराउंड जो भी क्लाइमेट सिस्टम है उसके एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करो इस तरीके से कि विल बी एबल टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड समहाउ रिड्यूस द लेवल ऑफ आइस। मान के चलो अब कैसे कर सकते हो, कुछ लॉजिकल सोचा होगा कि ये जैसे मान लो ग्लेशियर है, ये पिघलना स्टार्ट हुआ, तो कुछ यहाँ पे वॉल लगा दो कि पानी इधर ही रुक जाए, या इसके नीचे ड्रिल कर दो, होल बना दो कि पानी अगर पिघलेगा तो पानी अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं बहेगा, बाहर बहेगा निकलेगा इधर बाहर, तब ना जाकर बाढ़ वगैरह आएगा और जाकर लेवल क्रिएट करेगा, समुद्र में जाएगा तब ना, समुद्र में जाने ही नहीं देंगे पानी हम, जो सी लेवल राइज होगा। इधर ही होल क्रिएट कर दो, इधर ही होल क्रिएट कर दो, पानी इधर ही रुक जाए। मतलब इस तरीके का टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स लगाए होंगे, तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, अब क्या इसमें टेक्निक लगाया गया वो हम लोगों के काम के नहीं है, वो इंजीनियर्स के काम के हैं। तो अभी हम लोग अब इंजीनियर बनकर निकल चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, समझ में आ गया ना, ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग टर्म। ठीक है, अच्छा, देयर वर फ्यू कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस हैं, देयर आर फ्यू कन्वेंशंस विच वन शुड नो कि विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। हर एक कन्वेंशन में किसी न किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स पर फोकस किया गया है, जैसे कि वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है पर्टिकुलरली फोकस है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन। ओजोन लेयर बताइए कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो वियना कन्वेंशन किसकी द फोकस ऑफ वियना कन्वेंशन इज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो वियना कन्वेंशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आएगा तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड। मिनामाटा कन्वेंशन तो सभी को पता है यार, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं। मिनामाटा कन्वेंशन पता ही होगा, मरकरी, ये तो पता होगा, बहुत ही कॉमन है। मिनामाटा कन्वेंशन, मरकरी। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये बताइए, ये भी पता होगा। जो भी पीओपी वगैरह है उसके लिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, persistent organic pollutants, persistent organic pollutants। एक बार इसको याद कर लीजिए, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से रिलेटेड वियना, मिनामाटा, मरकरी। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक। स्टॉकहोम किस चीज़ का स्टॉक है भाई, पीओपी का स्टॉक है। किस चीज़ का स्टॉक है,
पीओपी का persistent organic pollutants, persistent organic pollutants, ठीक है। ओजोन लेयर के लिए वो। एक और याद रखने की ज़रूरत है हम लोगों को, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन बहुत ही कॉमन है, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा ही होगा बेसल कन्वेंशन। टू मॉनिटर द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। किस चीज़ के लिए है? टू मॉनिटर द transboundary movement of to monitor transboundary movement and disposal of hazardous waste। जो भी वेस्ट वगैरह है, वेस्ट उसका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ना हो, मतलब प्रोड्यूस यहाँ पर हुआ, आप किसी दूसरे देश में उसको जाकर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, या दूसरे मान के चलो इस दूसरे देश में जाकर इंटरनेशनली दूसरे देश में जाकर डिस्पोज ऑफ कहीं और कर रहे हो, तो भाई गलत बात है ना। उसके लिए जो कन्वेंशन है कौन सा है? बेसल कन्वेंशन। स्टॉकहोम पीओपी के लिए मिनामाटा, वेना बोलिए ओजोन के लिए वेना कन्वेंशन। तो ये याद रखिएगा, कहीं यही 4 मैच द फॉलोइंग में दे दे तो कितना लकी होंगे हम लोग, बताइए। यहीं 4 पैर और यहीं 4 आ जाए। वेना कन्वेंशन, ओजोन लेयर, मिनामाटा मर्करी, स्टॉकहोम पीओपी, बेसल कन्वेंशन। ठीक है सर। और अच्छा हाँ, कितना ये अलार्म बजेगा यार। हाँ, आप लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पता है? नहीं पता तो भाई स्टेट पीसीएस वाले को तो पता होना ही चाहिए कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। लाफिंग गैस बीपीएससी वाले, यूपीपीसीएस वाले, जेपीएससी एंड ऑल दैट, स्टेट पीसीएस वाले को लाफिंग गैस तो पता ही होता है और होना भी चाहिए। बताइए किसको बोलते हैं लाफिंग गैस? N2O को बोलते हैं। अब ऐसे याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में कहीं N2O नहीं लिखा रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अलग होता है, नाइट्रस ऑक्साइड अलग होता है, ठीक है। एक NO होता है, N2O होता है, NO2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। NO क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। NO2 क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सॉरी गाइस। तो N2O को ही हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन एनेस्थेसिया, थेराप्यूटिकल ड्रग्स, सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इट्स ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। ये सब इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जनरल, वो तो पता ही रहता है। बट जो ये हम लोगों को पता होना चाहिए ही। और क्या पता होना चाहिए? एक चीज़ और पता होना चाहिए दिस N2O के बारे में। नाउ फॉर यूपीएससी काम का, ये स्टेट पीसीएस, अब यूपीएससी। इसका जो GWP है ऑलमोस्ट 273 टाइम्स, 273 टाइम्स ऑफ sorry guys, 273 times of CO2. What is GWP? Global warming potential. Global warming potential क्या है आपको? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सपोज 1 यूनिट ऑफ CO2 विल ट्रैप दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। ग्रीन हाउस गैसेस है ये, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CO2। तो इनका काम क्या है कि हीट को ट्रैप करना। मान के चलो 1 यूनिट CO2 आपको 10 यूनिट हीट ट्रैप करके रखता है, तो उसका 273 टाइम्स कर दीजिए। 1 यूनिट N2O नाइट्रस ऑक्साइड 273 टाइम्स ऑफ CO2 जितना हीट ट्रैप करेगा, उससे 273 गुना ज़्यादा ये हीट ट्रैप करेगा। तो कितना मतलब कि पावरफुल पोटेंशियल
ये आपको काइंड ऑफ क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आप लोगों को यहाँ एक FGD टेक्नोलॉजी पता है? FGD टेक्नोलॉजी भी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, मतलब कि ऐसे भी पहले से भी चल रहा था न्यूज़ में ही। FGD टेक्नोलॉजी सुने ही होंगे, मतलब कि हम लोग तो पढ़ते भी हैं। FGD टेक्नोलॉजी यानी FGD टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो डीसल्फराइजेशन बहुत बार सुने होंगे। तो फ्लू गैस क्या है ये? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बस ये याद रखना आपको, डीसल्फराइजेशन। FGD टेक्नोलॉजी क्या? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब कि सल्फर के कंटेंट को कम करना है। जो भी कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उससे जो आपको SO2 वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो रिलीज होते हैं, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एसिड रेन। ठीक है, जिसका एसिड रेन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका मतलब कि रिमूव करना है। ऑलमोस्ट ये 90% ऑफ SO2 को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि जो भी कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उससे आपको गैस इमिट होते हैं, एमिशंस होता है, तो सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, विच इज़ हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट, फॉर आवर हेल्थ एज वेल। तो उसको रिड्यूस करना भाई, सल्फर के कंटेंट को। ऑलमोस्ट इस टेक्नोलॉजी से 90% सल्फर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। तो यही FGD टेक्नोलॉजी। फ्लू गैस मतलब इट इज़ गैस विच इज़ रिलीज फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये FGD टेक्नोलॉजी, डीसल्फराइजेशन। लेट मी सी वीडियो की लेंथ क्या हो गई है। इट्स ऑलमोस्ट 27 मिनट पास्ट, 27 मिनट हो चुका है। अच्छा, ओके, वेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। बताइए सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर वेयर विल बी फाइंडिंग आउट, वेयर वी गेट मोस्ट फ्रेश वाटर। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर? क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों इतना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से इतना दिक्कत हो रहा हम लोगों को? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर यानी कि आइस कैप्स, सबसे ज़्यादा आइस कैप्स में ही हम लोगों को मिलता है क्या? फ्रेश वाटर। आइस कैप्स के बाद बताइए, आइस कैप्स के बाद ग्राउंड वाटर में, ऑर्डर याद रखिएगा। आइस कैप्स के बाद ग्राउंड वाटर में, आइस कैप्स के बाद ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर के बाद फ्रेश वाटर लेक्स। आई थिंक यस इट इज़ राइट, फ्रेश वाटर लेक्स एंड द लास्ट वन इज रिवर्स। हम लोगों को लगता है कि अच्छा रिवर में फ्रेश वाटर, रिवर सबसे ज़्यादा उसी में पाया जाता है। ना 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 ना, सबसे ज़्यादा आइस कैप्स, उसके बाद ग्राउंड वाटर, देन लेक्स, फ्रेश वाटर लेक, देन रिवर, द लास्ट में रिवर। तो ये अपना ऑर्डर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर का। तो इट शुड बी, मस्ट बी इन योर माइंड, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, fresh water lakes, and then the last one is river, from where we get fresh water. Okay guys, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आई थिंक कि टुडे वी शुड एंड अप आवर क्लास, एंड आई लाइक टू से कि गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पसंद आ रहा है तो शेयर करें, दोस्तों को बताएं, रीच बढ़ाएं वीडियो की। ठीक है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, 1 मिनट भी बकवास नहीं जाने वाला है। एवरी बिट ऑफ सेकेंड विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। सो विद दैट, हैविंग सेड दैट, I'd like to end my today's session. So love you guys.
जय हिंद, जय भारत।